पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है जहां लेबर और मटेरियल सस्ता होने की वजह से बहुत से यूरोपियन और तरक्की याफ्ता ममालिक मुख्तलिफ अक़साम का सामान यहां मौजूद फैक्ट्रियों में तैयार करवाते हैं। आइए आज आपको हम लेकर चलते हैं सियालकोट, जहां की स्पोर्ट्स, सर्जिकल और लेदर की सनत तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है। हम बनाते हैं बेसिकली इंडस्ट्रियल सेफ्टी ग्लव्स फॉर हैंड प्रोटेक्शन मोस्टली। वर्किंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी ग्लव्स में समझ लें बाहर के मुल्कों में बहुत सख्त लेजिस्लेशंस होती हैं किसी भी काम को करने में। इवन कि आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे भी जाना है तो आपको हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट पहननी पड़ती है, आपको वो हाईवेज वो पहननी पड़ती हैं, जैकेट्स पहननी पड़ती हैं। तो वहाँ पे ये लेजिस्लेशन बड़ी सख्त है, इसलिए तकरीबन हर जॉब के लिए आपको ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है। क्रेन आपने चलानी है, बड़ा ट्रक चलाना है, उसके लिए आपको ड्राइविंग ग्लव्स की ज़रूरत है। वेल्डिंग की डिफरेंट मशीनरी के लिए आपको वेल्डिंग के ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपके आ जाते हैं ज़्यादातर ये नाइट्राइल और वो वाले ग्लव्स। इस तरह आप सर्जिकल में चले जाएं, सर्जिकल के भी ग्लव्स हैं। हमारी लाइंस बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करती हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और कह लें सेफ्टी की इंडस्ट्री को, एमरजेंसी सर्विसेज को। हम इन दो लाइंस पे कंसंट्रेट करते हैं ज़्यादा और हमारा इसी में ज़्यादा कारोबार रहा है हमेशा। वालिद कारोबार तो वालिद साहब ने शुरू किया था, तो ओवर टाइम फिर मैं और मेरा भाई फिर ऐसा सा पढ़ाई ख़त्म करके साथ अपने वालिद साहब के आ गए थे कारोबार में। उन ज़मानों में तो थोड़े से सिस्टम डिफरेंट होते थे, तो उन ज़मानों में आपको खुद जाना पड़ता था उन मुल्कों में। मसलन हमने कंसंट्रेट किया था यूरोप की साइड पे। जर्मनी हमारी कोर मार्केट थी, एक उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी, इसलिए वहाँ पे एक अच्छा काम था इस हमारी लाइंस के मुतल्लिक। जर्मनी गए, कस्टमर्स वहाँ पे उस वक्त येलो पेजेस में से ढूंढे जाते थे, तो उनके पास फिर डायरेक्ट जाना, उनको अपने प्रोडक्ट्स दिखाने जो आप लाइंस कर रहे होते थे, और फिर उनसे ऑर्डर्स लेने। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ चेंज होती गई। एग्जीबिशंस आ गए, काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल एग्जीबिशंस लगते हैं अब जर्मनी में। तकरीबन हर बड़े इंडस्ट्रियल शहर में एक एग्जीबिशन लगता है, यूरोप में और बड़े लगते हैं। आप उन एग्जीबिशंस को विज़िट करते हैं, उनमें अपने प्रोडक्ट्स एग्जिबिट करते हैं, फिर आपको कस्टमर्स मिलते हैं, फिर आप उनके लिए सैम्पलिंग करते हैं। फिर जब उनको चीज़ पसंद आ जाती है फिर वो सर्टिफिकेशंस की तरफ जाती है। हमारे लाइन में ये है कि हम ऐसे ही प्रोडक्ट बना के नहीं बेच सकते, हमें उसको सर्टिफाई कराना पड़ता है। उसके लिए वो टेस्टिंग पे जाता है, उस पर केमिकल टेस्ट होंगे, उसके मैकेनिकल टेस्ट होंगे, फिर उसकी सारी चीज़ें जब क्लियर होंगी फिर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो के फिर वो प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं मार्केट के अंदर। फिर वो जब सारा क्लियर हो जाता है फिर वो उसके मुताबिक हमें ऑर्डर देते हैं और हम फिर उनको माल सप्लाई देते हैं। इनिशियल से चलें, कोई ग्लव ले लें लेदर का, आम आप कह लें, चले ड्राइवर ग्लव ले लें, वो सिर्फ लेदर होता है आगे पीछे, आपने देखा ये जोड़ा। अगर उसका हमें ऑर्डर आए, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो हम उसका सबसे पहले लेदर तैयार कराएंगे। हम ज़्यादातर लेदर हम खुद बाय करते हैं वेट ब्लू की स्टेज से। उसको फिर आगे से हम, पहले हमारे पास अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटी थी, वो हमने डिस्पोज ऑफ कर दी है। अब हम बाहर की ट्रेनिंग फैसिलिटी से जॉब वर्क के ऊपर वो काम करवा लेते हैं, जो भी उसके ऊपर ट्रेनिंग करवानी होगी, जैसी भी फिनिश हमें चाहिए, तैयार करवा के फिर वो आ जाता है हमारी फैक्ट्री में। बाकी प्रोसेसेस है, फिर उसके बाद सॉर्टिंग होती है चैदर लेदर की, ग्रेड्स होते हैं उसके, थिकनेस के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से स्किन की। फिर उसके बाद वो कटिंग में जाता है, फिर कटिंग के बाद प्रोडक्शन में, फिर उसके बाद स्टिचिंग ख़त्म होके आ जाता है क्यूसी के अंदर, क्वालिटी कंट्रोल। फिर जो फाइनल उसका जो उस पर टैग्स लगते हों वगैरह वगैरह चीज़ें पैक करके और फिर एक्सपोर्ट हो जाता है। पैकिंग हम खुद इन हाउस करते हैं क्योंकि वो चीज़ हमें कंट्रोल करनी पड़ती है। काफ़ी चीज़ें आप आउटसोर्स कर सकते हैं, मसलन आप ट्रेनिंग आउटसोर्स कर सकते हैं, आप स्टिचिंग भी आउटसोर्स कर सकते हैं। स्टिचिंग सेंटर्स होते हैं, और ये नहीं कि ये सिर्फ सियालकोट तक महदूद है। इवन कि चाइना में ये बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल होती है। वियतनाम में ह्यूज स्टिचिंग सेंटर्स खुले होते हैं। आपका जो प्रोडक्ट है आप उनके पास लेके जाएँ,
मटेरियल लेके जाएं, वो आपको स्टिच कर देते हैं। तो ये चीज़ें तो आप कंट्रोल कर सकते हैं बाहर से, लेकिन क्यूसी एक चीज़ है जो आपको इन हाउस रखनी पड़ती है हमेशा, क्योंकि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपने खुद सेट करने हैं, बेंचमार्क्स आपके होंगे हमेशा, और आपको पता है कि आपका कस्टमर क्या चीज़ पसंद करता है, क्या चीज़ नहीं वो मानेगा। तो इस लिहाज से क्यूसी आपको अंदर रखनी पड़ती है सारी। उसके बाद फिर हम राब्ता करते हैं, उसके भी 2 तरीके होते हैं, वो भी आपके नेगोशिएशन के ऊपर कस्टमर के साथ होता है। एक होता है कि आप खुद उनको माल सप्लाई करेंगे उनकी फैक्ट्री तक, ठीक है? उसके अंदर फिर आपके काफ़ी कार्गो की कंपनीज़ हैं, पाकिस्तान में अच्छी कंपनीज़ हैं, आप उनसे राब्ता करते हैं, फिर आप उनको एड्रेस देते हैं जिस कस्टमर को जाना है, वो फिर आप उनको माल दे देते हैं। वो माल फिर कराची जाता है, सियालकोट से, ड्राई पोर्ट से कस्टम होके कराची चला जाता है, कराची से पोर्ट पे जाएगा, वेसल पे जाएगा, फिर उनके पोर्ट पे, फिर वहाँ से कि वो सारी कंपनीज़ होती हैं जो इनको डील करती हैं, वो कि हमारा इशू बिल्कुल भी नहीं होता। वो सारा वो खुद फिगर आउट करते हैं कि उन्होंने किस तरह माल को वहाँ पे पहुँचाना है कि कस्टमर तक। या दूसरा तरीका होता है कि कस्टमर खुद कहता है कि जी मैं आपकी फैक्ट्री से माल उठाऊँगा। वो होता है, उसको कहते हैं एफओबी बेसिस, फ्री ऑन बोर्ड। जो पहली बेसिस थी वो सी एंड एफ है, कॉस्ट एंड फ्रेट, वो हमारी प्राइस में कि फ्रेट तक शामिल होएगा, लेकिन एफओबी के अंदर हम कोई फ्रेट नहीं शामिल करते, हम सिर्फ पैकिंग तक की कीमत देते हैं। ये भी टर्म्स आपके खुद हर कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करते हैं, कुछ एडवांस पे काम करते हैं, कुछ पार्ट एडवांस कर लेते हैं, कुछ डिलीवरी पे करते हैं, कुछ डिलीवरी पे करते हैं, कुछ क्रेडिट्स भी लेते हैं, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर से क्या नेगोशिएशन है, किस तरह की टर्म्स है। लेकिन कम परसेंटेज होती है, अगर आप अपनी क्यूसी को बहुत सख्त रखते हैं तो फिर ऐसा कम होता है कि आपका प्रोडक्ट ही ख़राब हो गया बिल्कुल। कुछ चीज़ें कभी कभार डेवलप हो जाती हैं जो आप फोरसी नहीं करते, मसलन रास्ते में कस्टम वालों ने कोई ख़राब कर दिया, या वेसल पे ख़राब हो गया, या आगे पीछे हो गया। लेकिन लेकिन ये क्लेम्स आते हैं, हमें क्लेम्स आएंगे कि कोई एक जोड़ा ख़राब निकल आया है, कोई 2 जोड़े ख़राब निकल आए, इससे ज़्यादा नहीं अल्लाह माफ़ करे कभी आया है क्लेम हमें। क्योंकि अगर बहुत बड़ा क्लेम हो फिर कस्टमर ख़राब होता है, वो कहेगा कि यार ये बंदा शायद हैंडल नहीं कर सकता मेरा काम। हम जिन लोगों से काम करते हैं वो क्वालिटी के लिहाज से बहुत सख्त है। अब देखें, जैसे मैंने जर्मनी का नाम लिया है, अब जर्मनी की आप हर चीज़ पे गौर करें, जर्मनी की कार इंडस्ट्री देख लें, उन लोगों, वो क्वालिटी के लिहाज से कि बहुत सख्त लोग हैं, बहुत अटेंशन टू डिटेल हर उन लोगों की चीज़ में होती है। तो इसलिए आपके स्टैंडर्ड्स भी आपके कस्टमर्स के हिसाब से सेट होते हैं। अगर आप एक माल ख़राब करेंगे, कितने क्लेम खा लेंगे आप? इसलिए आपको फिर अपना मेयार उनके हिसाब से रखना पड़ता है। वहाँ पे भी बन रहा है सारा कुछ, यहाँ पे भी बन रहा है तो वहाँ पे भी बन रहा है। हाँ, समझ लें लो क्वालिटी लो कॉस्ट आइटम उन्होंने हमें दे दी क्योंकि हमारी लेबर सस्ती है। जो महंगी आइटम्स हैं वो खुद बना रहे हैं। हमारे पास ऐसे काफ़ी ग्लव्स हैं जो हम भी बना रहे हैं, लेकिन वो खुद भी वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और हमारे काफ़ी ऐसे बायर्स हैं जिनकी अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, तो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हाँ, जो हाई एंड, जो हाई प्रॉफिटेबल आइटम है वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। देखिए, हर्डल्स तो आएंगी बेसिक, जो सी आपको इकोनॉमिक हर्डल्स होती है, जैसे मसलन आपको रॉ मटेरियल्स के सोर्सेज चाहिए होते हैं, आपको लेबर चाहिए होती है, आपको मशीनरी चाहिए होती है, और आपको जगह चाहिए होती है, और फिर हाँ कैपिटल भी आपको चाहिए। अब डिपेंड करता है आप कौन सी लाइन में आना चाहते हैं। हमारी जो वर्किंग ग्लव्स की लाइन है, इसमें कोई आपको बहुत हाई इन्वेस्टमेंट लेवल नहीं चाहिए। या आप समझ ले कॉटेज इंडस्ट्री जो सियालकोट की है, ये कोई बहुत हाई इन्वेस्टमेंट लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये कह सकते हैं सियालकोट जैसे जो शहर है दुनिया में, वो CMT बेसिस पे काम करते हैं, कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग और फ्रेट। समझ रहे हैं? हमारी चीज़ में कोई बहुत मैकेनिकल चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही। मसलन जिस तरह प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो टोटल मशीन बेस्ड है, जिस तरह स्टील इंडस्ट्री है वो टोटल मशीन बेस्ड है, और मशीन एक्सपेंसिव है ख़रीदने में। हमारे में मशीन का इस्तेमाल हो रही है, आप देख कर आए थे फैक्ट्री में कटिंग प्रेस हैं, वो भी बड़ी लेटर ऑन स्टेज पे आते हैं। ज़्यादातर फैक्ट्रीज तो हाथ की कटिंग करती हैं, उन्होंने लड़के रखे होते हैं, वो कैंची से काटते हैं खुद। तो बेसिकली कैंची चाहिए, स्टिचिंग मशीन चाहिए, और यही बेसिक आपकी मशीनरी चाहिए। इसके अलावा आपको मशीनरी नहीं कुछ चाहिए खास। तो इसलिए ये बहुत हाई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर आपको चाहिए करने के लिए। हाँ, लेकिन सोर्सेज आपको चाहिए, और ये सबसे बड़ा हर्डल सियालकोट में लोगों को मिलता है कि आपको सोर्सेज मिलते हैं कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल छोटी सी जगह भी आपको अगर मिले काम स्टार्ट करने के लिए। हमने भी जब स्टार्ट लिया था पुरोनगर में, तो हार्डली इतने 2 कमरे थे जिसमें स्टार्ट लिया था। मैंने अपने वालिद साहब से जो सीखा है वो यही है कि रेपुटेशन सबसे ज़रूरी है।
आपको एक अच्छी रेपुटेशन चाहिए। अच्छी रेपुटेशन मिलती है जब आप सच बोलते हैं, आप किसी को धोखा नहीं देते, और समझ लो खुदा का ख़ास फजल चाहिए। आप मिले भी हैं लोगों से, जिस तरह आपने देखा है हमारे साथ लोगों का रवैया है, वो सिर्फ ये है कि एक अच्छी रेपुटेशन है, लोगों से हमेशा सच बोला है, लोगों की पेमेंट्स हमेशा टाइम पे की हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। जो कमिटमेंट है वो ऑनर करें अपनी, बेशक वो आपकी कस्टमर से है, बेशक वो आपकी सप्लायर से है, बेशक वो आपके अपने वर्कर्स से और स्टिचर्स से है। तो कारोबार में मुझे लगता है सबसे ज़रूरी शायद रेपुटेशन है, और ये कि आप अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करें, और जो चीज़ आप कर रहे हैं उसको सही टाइमली डिलीवर करें। तो अल्लाह फजल करता है, बहुत फजल करता है काम में। बाकी खुदा का फजल है, महज खुदा का फजल है साथ।